हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोनों पेपर डिस्कस करेंगे, पेपर 1B और पेपर 2B। पेपर 1 आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आज हम पेपर 1 करेंगे, ठीक है। और सिमिलर डे पे आपको पेपर 2 की भी लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और देखो यहाँ पे जो पेपर 1 है आपका, ठीक है, वो है आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और पेपर 2 जो है वो आपकी ऑप्टिक्स है। आपने थर्ड सेमेस्टर के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, राइट। और आपकी एक सेकंड पेपर भी था जो कि ऑप्टिक्स था। अब फोर्थ सेम के अंदर आपका पेपर 1 है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और पेपर 2 है आपका ऑप्टिक्स का। तो अब इसके अंदर आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हो, तो एक बार इसका थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि एक्चुअली में जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स होता है ये होता क्या है, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं, है ना। देखो, अगर आपको याद हो तो हम थर्मोडायनेमिक्स या पहले जो हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वगैरह लेके चल रहे थे, तो हम क्या कह रहे थे कि हम एक पार्टिकल के साथ डील कर रहे थे कि कैसा उसका मोशन वगैरह होगा, ऐसे काम कर रहे थे, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स में भी पूरा का पूरा जैसे होल का टेम्परेचर तो देख लिया, लेकिन एक सिंगल के उस पर वो नहीं पता चल रहा था उसका, ठीक है। चलो वो तो हमने सोच लिया कि कोई नहीं, चलो हो रहा है, लेकिन जो हमारा पार्टिकल्स है एक एक के बारे में तो हम डिटेल में अपना सारा का सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे थोड़े से पार्टिकल होंगे किसी सिस्टम के अंदर, अगर हमारे किसी सिस्टम में थोड़े पार्टिकल हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक एक को लेके उसकी वेलोसिटी वगैरह और सारी चीज़ें उसकी रिगार्डिंग जितनी भी उसकी होंगी वो सारी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़े हैं तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर एक सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो बहुत सारे पार्टिकल्स को करने के लिए फिर हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी का करते हैं। जैसे आपके पास केस दिया जाता था कि आपने क्या किया, एक कॉइन को टॉस किया। एक कॉइन को टॉस करते हैं तो अपने पास या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। अगर दो कॉइन आपने टॉस किए तो आपको पता है या तो हेड हेड आपके पास आ सकता है, या फिर हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड। यही पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर हमने वहाँ पे बहुत सारे कॉइन ले लिए होते, बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल ले लिए होते, उनके बीच में अगर आपको सारी उसका नेचर अगर आपको देखना है कि कैसा क्या होगा, तो हमें वहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, यही प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ आपको अप्लाई करनी होगी इसके अंदर, है ना। तो प्रोबेबिलिटी आपके किस में आती है, स्टैटिस्टिक्स में आती है ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ा कि जब हमारे पास थोड़े पार्टिकल्स थे तो हमने किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया, एक एक करके हम उसके बारे में सारे उसके नेचर को स्टडी करते गए, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं तो उनकी स्टडी करने के लिए हमारे फिज़िक्स में भी एक ब्रांच बनाई गई है जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, ठीक है। जो कि हमारा पेपर का भी नाम है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या फिज़िक्स, ठीक है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे कि स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स क्या होता है। यहाँ पे हम साथ के साथ समझेंगे भी और नोट्स भी बनाते जाएंगे। जितने आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स रहेंगी वो हम यहाँ पे सारी चीज़ लिखेंगे, जो जो इम्पॉर्टेंट है वही करेंगे, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आने लायक है या जो हमें अपने सिलेबस के लिए अपने टॉपिक से रिगार्डिंग पता होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्टार्टिंग से कर रहे हैं इसीलिए साथ से बने रहें। तो देखो, स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स क्या है, इट इज़ that branch of physics which deals with the study of physical behavior of system composed of large number of particle।
ठीक है। इसका मतलब आपने क्या बताया है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल है और उनकी स्टडी के लिए जो हमारे पास ब्रांच है फिज़िक्स की उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स बोलते हैं, राइट। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक टॉपिक आया है आपका सिस्टम। तो इसका मतलब अभी हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, इस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सिस्टम और कुछ नहीं, सिस्टम आप जैसे एक कंटेनर लेके चल रहे हो, ठीक है, जिसमें आपने एक गैस फिल की हुई है, गैस के मॉलिक्यूल लेके चल रहे हो आप एक कंटेनर में। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इस एक सिस्टम हो गया जिसके बारे में आपको सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त करनी है जिसकी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम, ठीक है। अब इसके अंदर कितने आपके पार्टिकल्स है, लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या कह देंगे, आपका मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम नाम दे देंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि सिस्टम क्या चीज़ होती है, सिस्टम। तो सिस्टम इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज ए part of matter which is to be analyzed, ठीक है। जो हमें उसने कंटेनर में जो गैस प्रोवाइड करवाई है या कितना पार्ट आपको प्रोवाइड करवाया है, जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, जिसको एनालाइज करना है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और ये आपके कितने पार्ट के होती हैं, 2 होते हैं। तो इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से, फर्स्ट आपका है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम और सेकंड आपका है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब हमें क्या देखना है कि ये जो हम बोल रहे हैं कि मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। अब ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या चीज़ है, इनके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो आप ये कहोगे कि ये जो मैक्रोस्कोपिक है आपका, ये लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उनके साथ जो सिस्टम हमारा डील करता है उसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। और जो हमारा सिस्टम कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का होगा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल तक का होगा, वो पार्टिकल्स जो होंगे उन सिस्टम को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। उन सिस्टम को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलेंगे, राइट। तो अब आप इसके बारे में इसको डिफाइन करेंगे, तो आप लिख लीजिए फर्स्ट यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या हो गया आपका, इट इज दैट सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे उसके अंदर, यानी कि आपका जैसे कोई आप क्या लेके चल रहे हो, ड्रॉप ऑफ वाटर लेके चल रहे हो, ठीक है। अगर मैं लेके चल रही हूँ ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक बूंद, तो पानी की एक बूंद के अंदर क्या होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे उसके अंदर, और वो किस ऑर्डर का होता है, 10⁻23। तो इसका मतलब अगर उसके अंदर जो हम सिस्टम लेके चल रहे हैं उसमें ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो उसके अंदर भी इतने नंबर ऑफ पार्ट आपके मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये कैसा हो गया आपका, जो ड्रॉप ऑफ वाटर है उसका सिस्टम कैसा हो गया, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, इन सिस्टम जैसे इस टाइप के जो चीज़ें आएंगी वो किस में आएंगी, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में आएंगी। सेकेंड आप बोल रहे हो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम मैंने आपको बताया जो आपके मतलब कम पार्टिकल्स जिसमें हो और जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल तक के हों, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलेंगे। तो आप ये कह रहे हो कि इट इज़ दैट सिस्टम which consists of a few particles of
माइक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल तक के आपके पार्टिकल्स है और कम अमाउंट में आपका पार्टिकल है, वो किसके अंदर आते हैं, आपके माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में, ठीक है। अब आप कहोगे कि कौन से होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर आएंगे, तो जिसका साइज कम होगा। किसका साइज कम होगा, जैसे आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, ये अपने एग्जाम्पल है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपका 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो -31 kg कितना छोटा वाला हो गया ये, है ना। इसी तरीके से अगर मैं प्रोटॉन के बारे में बात करूँ, ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में बात करूँ, तो ये कैसे हो गए, आपके माइक्रोस्कोपिक लेवल तक के हो गए। और इस सिस्टम को जिसके अंदर ये रहेंगे उसको बोला जाएगा माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बोला जाएगा। अब हमने ये पढ़ लिया कि भाई स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या है, और इसके अंदर ये किसी सिस्टम के बारे में जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन करता है उसके बारे में बताता है। तो हमने सिस्टम को भी देख लिया कि हाँ, सिस्टम इस तरीके से हमारा डिफाइन हो सकता है, ठीक है। अब ये बात आती है कि जो हम इसके अंदर स्टैटिस्टिकल फिजिक्स बोल रहे हैं, तो ये कितने टाइप का होगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, जो सिंपली आपका स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है, इसके अंदर कौन सी चीज़ का आप कॉन्सेप्ट लेके चलोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब आप इसके अंदर किसके बारे में बात करते हो, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं, तो देखो यहाँ पे लिख लीजिए कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है वो आपके दो टाइप का हो गया। एक तो आपका क्लासिकल, ठीक है, और एक आपका होता है क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। एक तो आपका क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स हो गया, एक आपका हो गया क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अब आपके उसमें ये हो रहा होगा कि क्लासिकल यानी कि जो सिंपली हम, जैसे सिंपल आपका बोला जाएगा कि आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, तो वो हमारी कौन सी होगी, क्लासिकली, ठीक है। और क्लासिकल के अंदर हमने जैसे सेकेंड ईयर के अंदर हमने पढ़ा था, तो सेकेंड थर्ड सेमेस्टर की उसमें आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वगैरह के आपके टॉपिक्स आए थे। अगर नहीं आए हैं तो उनको हम अब पढ़ भी लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं अगर नहीं आपने पढ़ा है तो देखो इसके अंदर क्लासिकल के अंदर आपके कॉन्सेप्ट आते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का, ये इसको मतलब ये बोला जाता है कि यहाँ ये आपका होगा अप्लाई, ठीक है। और जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपको कौन कौन से आते हैं स्टैटिस्टिक्स, एक तो बोज-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, एक आपकी आती है इसके अंदर फर्मी ड्रैग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो कई चीज़ें ऐसी होती है बेटा जो आपके सिंपल अगर हम चीज़ें अप्लाई करते जा रहे हैं सॉल्व हो जाए, ठीक है, सिंपल चीज़ों से, तो उसको तो बोलेंगे कि वो कैसी है, आपकी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है। अगर नहीं होती है और कोई हमें उसके अंदर प्लैंक्स वगैरह कांस्टेंट वगैरह अप्लाई करना पड़ता है या फर्दर और चीज़ करनी पड़ रही है उसके एनहेंस फॉर्म में, तो हम उसको कहेंगे कि वो कैसा है, आपका क्वांटम मैकेनिकली है, ठीक है। तो यानी अभी हमें किसके बारे में बताना है, क्लासिकल के लिए। तो क्लासिकल कौन कौन सी चीज़ें बता पाया, क्लासिकल अगर कोई सिस्टम है, किसी सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स हैं आपके, ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, कितना टेम्परेचर लग रहा है, इनकी कितनी एनर्जी है, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये वाली, इनको क्लासिकली हम इजीली आपके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मतलब जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है वो आपका प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी एक्सेट्रा चीज़ों को इजीली क्या कर देगा, एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। लेकिन जैसे आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक आपके आया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन वगैरह, ठीक है, और जो आपका एटम होता है वो आपका सिंपली क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स लिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था ना कि जो हम बोहर मॉडल लेके चलते हैं उसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स के जो लेवल्स आते हैं, ये कहते हैं ये इसके उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी रेडिएट होनी चाहिए, और अगर एनर्जी ये रिलीज़ कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है उसको डाउन उसमें आना चाहिए था। लेकिन ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एटम स्टेबल तो है लेकिन स्टेबल फिर कैसे है, इस चीज़ को हम क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स या क्लासिक
आपके मैकेनिक्स के बेस पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो अगर ये इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर हमें किसका यूज़ करना पड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स का या फिर क्वांटम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, यानी कि इनके बेस पे हमें कोई कंडीशन होगी जो आपके बोज आइंस्टाइन और फर्मी ड्रैग के अंदर है, जिसके बेस पे हम क्या कर सके, उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर सके। अब कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स आपका एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। तो कौन कौन सा कर पाया, एक तो आपका यही हो गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, और सेकेंडली आप स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी बोल सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और थर्ड कौन सा, थर्ड हो गया इसके अंदर कि जो स्पेसिफिक हीट है आपका लो टेम्परेचर के ऊपर, वो भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से ही एक्सप्लेन कर पाए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट लो टेम्परेचर। ठीक है, ये भी हम किसकी हेल्प से, क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से ही कर पाए। इसका मतलब जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसको डिटेल में करके उसके बाद हम किसके बारे में, कि अगर हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन यानी कि सिंपल क्लासिक मैकेनिक्स के बारे में, क्लासिकल मैकेनिक के बारे में बात करें, वो पढ़ेंगे। उसके बाद जो जो चीज़ें हमें इसके लिए, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए चाहिए, तो इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन आती है जिससे हम इनको एक्सप्लेन करें, उन कंडीशंस को अच्छे से पता करेंगे। और कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, किन किन लेवल में कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगे, वो सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, सिंपल क्लासिकल से पहले वो क्या है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी यूज़ कर रहा है। तो इसका मतलब अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे एक बारी, है ना। तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं तो प्रोबेबिलिटी के लिए तो आप जैसे कोई भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट करते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने से रिलेटेड आपकी कई कई चीज़ें इसके अंदर आती हैं, कोई डेफिनेशंस आती हैं इसके अंदर। तो उन डेफिनेशंस को एक बारी अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मेन हम प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो एक बारी उन डेफिनेशंस को देख लेते हैं।